अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्प्रिंग 2022 क्वेश्चन नंबर 9 और ये आईकेप के एमएफए के पास पेपर का एक क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को जो है वो जो स्टैट्स का एरिया वो टेस्ट किया गया है जो आपके एमएफए के सिलेबस में। तो ये वीडियो उनके लिए भी रेलेवेंट है जो क्यूएम की तैयारी कर रहे हैं। और एक सवाल पूछा गया था, इस सवाल को ज़रा डिस्कस करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स तो यहाँ पर दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, एज्यूमिंग कि आप लोगों ने बेसिक लेक्चर्स देखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर साथ साथ रिकैप करवा दूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज़ हो जाए। देखिए सवाल में लिखा हुआ है स्टार कैपिटल SC इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that offers credit facility to its customers among other services। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वो क्रेडिट फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देता है। SC इज लुकिंग टू वेव ऑफ एनुअल फीस फॉर द क्रेडिट फैसिलिटी इफ अ कस्टमर हैज़ अ बैलेंस अबव अ सर्टेन लिमिट। अब कंपनी ने ये सोचा हुआ है कि यार हम जो एक एनुअल फीस चार्ज करते हैं ना, अगर कस्टमर्स के पास XYZ रुपीज़ का बैलेंस उनके अकाउंट में मौजूद होगा तो उस सूरत में हम वो स्पेसिफिक फ़ीस उनसे चार्ज नहीं करेंगे। Arsalan, head of credit department, determined that waiving of annual fee could be justified only if customers maintain an average monthly balance of more than rupees 70,000 in a given year। अब एक ऑफिस में काम करने वाला बंदा है, अरसलान हेड ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट है। क्रेडिट डिपार्टमेंट का हेड वो होता है जो लोगों को, कस्टमर्स को कितना क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है वो डिसाइड करता है। उसने ये कहा कि यार अगर किसी कस्टमर के अकाउंट में ऑन एन एवरेज 70,000 रुपये का माहाना बैलेंस होगा तो फिर हम उससे फ़ीस जो है वो एनुअल वाली नहीं लेंगे। ये एक हमने जो है वो एक आप समझ लें कि एक बेंचमार्क बना लिया, 70,000 से कंपेयर करेंगे। और रैंडम सैंपल ऑफ 900 कस्टमर्स बैलेंसेस इज ऑब्टेन्ड। 900 कस्टमर्स के बैलेंसेस को ऑब्टेन करा गया ताकि हम ये चेक करें ना कि ऑन एन एवरेज उनका बैलेंस 70,000 से कम होता है या ज़्यादा होता है। द मंथली मीन ऑफ द सैम्पल डेटा इज़ रुपीज़ 71,000। ये जो 900 कस्टमर्स से इनका एवरेज बैलेंस 71,000 था। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट द डेटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रुपीज़ 30,000। अब देखिए इसमें बहुत सारी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, सच एज़ के स्टैंडर्ड डिविएशन, सच एज़ के नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ये मैं इतना ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, एज्यूमिंग कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं और सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपने अपने बेसिक लेक्चर में कहीं ना कहीं कवर किया है। Arsalan is looking to apply statistical analysis to determine whether to waive off the annual fee or not। अब अरसलान ये सोच रहा है कि क्या हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के या स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से ये डिसाइड करना है हमें कि क्या हमें जो फीस है वो वेव ऑफ करनी चाहिए या नहीं। देखें अच्छा, रिक्वायरमेंट ए भी पढ़ लेते हैं। बोलते हैं डिटरमाइन एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेस्ट दैट विल बी अप्लाइड इन दिस केस। बी में बोलता है व्हाट कंक्लूजन कैन अरसलान ड्रॉ फ्रॉम द गिवन डेटा यूजिंग अ 10% सिग्निफिकेंस लेवल क्रिटिकल वैल्यू 1.28। अच्छा, ये जो क्रिटिकल वैल्यू 1.28 दी हुई है ये हो सकता है कि आपको खुद भी कैलकुलेट करनी हो, तो हम ये भी देख लेंगे कि खुद कैसे कैलकुलेट होती है। सबसे पहली बात ये है कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक P टेस्ट कहलाता है और एक Z टेस्ट कहलाता है। सबसे पहले आप ये हमने क्लास में डिस्कस किया कि आप देखते हो कि जो पॉपुलेशन है क्या उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन पता है। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पॉपुलेशन में और सैंपल में क्या फ़र्क है। एज अ जनरल रूल अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन आपको मालूम है, यस आपका आंसर है, तो आप Z टेस्ट यूज़ करते हो। अगर आपका आंसर नो है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हो। ये मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम है, नहीं मालूम है, यस Z टेस्ट, नो नहीं मालूम है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पर जाओगे। और क्वेश्चन नंबर 2 ये होता था कि जो सैम्पल साइज़ है क्या वो ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 30 है, 30 और मोर है या नहीं। पहला क्वेश्चन क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन पता है या नहीं, अगर पता है तो हम Z टेस्ट यूज़ करेंगे, नहीं पता
क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे, क्या सैंपल साइज 30 या 30 से ज़्यादा है? यस है तो हम जेड टेस्ट यूज़ करेंगे, नो नहीं है तो फिर हम ये चेक ज़रूर करेंगे कि डेटा जो है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ या नहीं। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर तो देखें आपके बड़ा आसान सवाल है, आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो नोन दैट द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 30,000, विच मीन्स कि आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन पता है, यानी कि आपने जेड टेस्ट यूज़ करना है। और जब पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन पता होती है और अगर हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं तो हमारा जो जेड का फॉर्मूला होता है वो होता है जेड इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है ना, सॉरी एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन। अच्छा, इन केस अगर मुझे पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं पता होती तो मैं सैंपल साइज़ पे जाता, यहाँ पे सैंपल साइज़ भी 900 है यानी कि 30 से ज़्यादा है, तो फिर मैं जेड का फॉर्मूला यूज़ करता है जेड इज़ इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस ओवर अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है जी। तो यानी कि मैं उस केस में क्या करता हूँ कि जो हमारा सैंपल होता है ना उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन को पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन से रिप्लेस करता हूँ, वैसे कहने को एक ही तकरीबन बात है। एनीवेज, तो यहाँ पर ये डिसाइड हो गया कि हम जेड पॉपुलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसने बोला था डिटरमाइन एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेस्ट दैट विल बी अप्लाइड इन दिस केस, और आप उसकी डिस्क्रिप्शन में ये सारी बातें लिख सकते हो, ठीक है ना। आईकेप का जो आंसर है, चले वो मैं, आप आईकेप के आंसर से उसको देख लीजिएगा एक बार और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आपने जो है ना वो क्या यूज़ करना है। एनीवेज, आगे चलते हैं। अच्छा जी, पार्ट बी, व्हाट कंक्लूजन कैन एस्पिरेंट ड्रॉ फ्रॉम द गिवन डेटा यूजिंग अ 10% सिग्निफिकेंस लेवल। देखें अब हमें हाइपोथेसिस बनाना है, एच नॉट म्यू इज लेस देन 70,000, ठीक है ना। सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है कि अरसलान, हेड ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट, डिटरमाइनिंग दैट वेविंग ऑफ एनुअल फी कुड बी जस्टिफाइड ओनली इफ कस्टमर्स मेंटेन एन एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ मोर देन 70,000 इन अ गिवन ईयर। देखिए एच नॉट मैंने बना लिया, म्यू इज लेस देन 70,000, यानी कि अगर 70,000 से कम बैलेंस होगा तो मैं फीस वेव नहीं करूंगा। इसका उल्टा क्या होगा? एच वन क्या बन सकता है? म्यू इज ग्रेटर देन 70,000। अगर 70,000 से ज़्यादा बैलेंस होगा तो मैं कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, फिर आपको 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, इससे आप जो है ना वो अपना डायग्राम बनाओगे। देखें हम डायग्राम किस तरह से इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ है, बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस हुआ है। सेंटर में Z0 होता है। ये हमें पता है कि हम जो है ना हम एच नॉट को जो है एच वन का जो एरिया है, एच वन का एरिया ये वाला एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 10% ले लिया हमने, ये हमने 90% ले लिया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखें ये जब 90% है, ये पूरा एरिया 90% है, यहाँ से ये पूरी चीज़ जो है ना वो 90% ली है मैंने, ठीक है जी। ये पूरी चीज़ कितनी ली है मैंने? 90% ली है। अच्छा, ये पूरी चीज़ आपने 90% ले ली और आपने सर 10% कौन सी चीज़ ली है? 10% ये चीज़ ली है। आगे वाली चीज़ जो है वो 10% ली है, आगे वाली चीज़ जो है वो 10% ली है। जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगी उसको 10% लिया है, जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगी उसको 10% लिया है। और वहाँ पर मेरा जो है ना वो H1 आ रहा है, वहाँ पर मेरा जो है ना वो H1 आ रहा है आगे वाली साइड पर, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ठीक है जी। अच्छा, ये कहलाती है कट ऑफ वैल्यू जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और ये सर वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए आपको तो सवाल में दी हुई है क्रिटिकल या कट ऑफ वैल्यू 1.28, बट आपको सवाल में इस तरह के कुछ दो डायग्राम्स दिए जा सकते हैं और आपको हो सकता है कि वो वैल्यूज़ बतानी। एक ऐसा टेबल दिया जा सकता है जिसके टॉप पर ये डायग्राम बना हुआ हो, जिसके सेंटर में जो है वो Z0 लिखा हुआ हो और ये वाला एक एरिया आपको दिया हुआ हो जो कि वाइट कलर्ड एरिया हो। देखें हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर्स को आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये एरिया 50% होता है, सेंटर में Z0 होता है, उसके उल्टे हाथ पर 50%, सीधे हाथ पर 50%। और ये एरिया जो है ना इस तरह से जो है इसने जिगजैग किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा टेबल मुझे यूज़ करना होता ना, अगर कोई ऐसा टेबल मुझे यूज़ करना होता जिसके टॉप पर ये डायग्राम है, तो नीचे जो टेबल होगा ना
उसमें मुझे जो इस एरिया की वैल्यू दी हुई होगी, जिस एरिया की वैल्यू दी हुई होगी, जिस एरिया की वैल्यू दी हुई होगी, वो एरिया ये वाला एरिया होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कट ऑफ वैल्यू ढूंढ सकता हूँ। कैसे? देखिए, अगर ये पूरा 0.9 है, अगर ये पूरा 0.9 है और ये वाला एरिया ये 0.5 है, तो इसका मतलब ये 0.4 है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर्स में भी हमने बहुत डिस्कस किया है। देखिए, अगर ये पूरा ग्रीन 0.9 है या 90% है और सेंटर से ये 0.5 है, तो ये 0.4 होगा। बिल्कुल सर, ये 0.4 होगा। अगर ये 0.4 होगा तो ऐसा ही नहीं है कि इसने ये 0.4 वाला एरिया दिया हुआ आपको। ऐसा ही है ना कि इसने आपको 0.4 वाला एरिया जो है वो बोला हुआ है कि भाई मैं ग्राफ में 0.4 वाला एरिया बताऊंगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आती है इसमें z की वैल्यूज़, ये z की और ये z की वैल्यूज़ होती हैं। ये सारी z की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर भी सारी z की वैल्यूज़ हैं, और सेंटर में एरिया होता है। आप 0.4 का एरिया सर्च करें या उससे करीब तरीन सर्च करें, 0.3997 करीब तरीन। 0.3997 के इंटरेक्शन पर ये देखें, ये 1.2 है, ठीक है ना, और ये टॉप पर देखें 0.08। तो 1.2 यहाँ से और यहाँ से 0.08 विच मीन्स 1.28। देखिए, यही दिया हुआ आपको सवाल में। बिल्कुल सर। सर, क्या किसी और तरह से भी टेबल दिया हुआ हो सकता था? हाँ, एक और टेबल ऐसा आता है कि जिसमें शुरू से सारा एरिया शेड किया हुआ होता है। ये टेबल पढ़ने का तरीका ये होता है, ये टेबल ये कहता है कि नीचे जो z की वैल्यू होगी उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया होगा वो पूरा एरिया होगा। ये बेसिक लेक्चर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के देखोगे, उसके बाद सवाल करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो अब ये 0.9 और 0.1 में चीज़ों को ब्रेक कर रहा। मैं नीचे से 0.9 अगर ढूंढूँ, 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9, देखिए 0.9 या उससे करीब तरीन ये वैल्यू आ रही है ना, 8997। देखिए यहाँ क्या पर है, 1.2 यहाँ से और टॉप से कितना है, 0.0। बात समझे? तो इफ़ेक्टिवली आप अगर इसको देखेंगे ना तो 1.28 आप आंसर खुद भी निकाल सकते थे। ये कहलाती है कट ऑफ वैल्यू, ये कहलाती है कट ऑफ वैल्यू। ठीक है जी। तो z की जो कट ऑफ वैल्यू दी हुई है, z की जो कट ऑफ वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 1.28। इसका ये मतलब हो गया कि अगर आपका आंसर z का 1.28 से कैलकुलेटेड आंसर जो z का है वो 1.28 से ज़्यादा होगा, कैलकुलेटेड जो आंसर है वो 1.28 से ज़्यादा होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि एवरेज बैलेंस 70,000 से ज़्यादा। अच्छा, z कैलकुलेट कैसे करेंगे? z कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा सर, x बार क्या होगा? x बार का मतलब होता है जो हमारा सैंपल है उसकी मीन, यानी कि 71,000 माइनस म्यू का मतलब ये है कि जो आपको मीन जो है वो पूरी पॉपुलेशन की चाहिए थी 70,000, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि 30,000 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n यानी कि सैंपल साइज जो कि 900। कैलकुलेट करें ये कितना बनता है, 30,000 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 900। अच्छा, 1,000 ऊपर आ रहा है, 1,000 नीचे आ रहा है, 1 आ रहा है, Z1 आ रहा है। Z1 आने का मतलब Z यहाँ पर आ रहा है 1, और कट ऑफ वैल्यू क्या थी 1.28। तो इसका मतलब कट ऑफ वैल्यू से पहले, जैसी कट ऑफ वैल्यू से पहले, कट ऑफ वैल्यू से पहले है, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कट ऑफ वैल्यू से पहले है तो आप ग्रीन वाले रीजन में लैंड कर रहे हो। ग्रीन वाला रीजन जो है वो लेस देन 70,000 की बात को सपोर्ट करता था, और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि we fail to reject the null hypothesis। और आप इसका कंक्लूजन जो है वो आईकेप के आंसर से एक बार पढ़ लेना। आईकेप ने भी यही बोला है कि कोई इस तरह का सफिशेंट एविडेंस नहीं है कि लोग जो है वो 70,000 से ज़्यादा का बैलेंस रखते हैं, और इसीलिए मुझे जो है वो एनुअल फीस वेवर नहीं करना चाहिए, ये वहाँ पर भी मेंशन्ड है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर्स देखकर ये सवाल करेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आसान सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग जो है वो क्लासेस में जब मिलोगे, जब क्वेरी सॉल्विंग क्लासेस में होंगे, तो इसमें अगर कोई क्वेरी हुई तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे।